अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और ना ही लेवल तय किया गया है। यह पद 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सृजित किए गए हैं, इसलिए यह पद 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पदों में सम्मिलित नहीं है। सक्षमता परीक्षा पास जो कर जाएंगे शिक्षक, वो राज्यकर्मी होंगे। तो जब राज्यकर्मी होंगे तब फिर क्या औचित्य है कि आप उसको 7वें वेतन के लाभ से अलग रखेंगे? वित्त विभाग की सोच थी कि इनका 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे और इनके लिए अलग से उन्होंने एक पे मैट्रिक्स बनाई। जब वो सरकारी कर्मी आपने घोषित किया है, तब सरकारी कर्मी के बराबर उसके समकक्ष 7वां वेतन क्यों नहीं देना चाहती है, ये हम जानना चाहते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, राज्य के सरकारी विभागों में राज्य कर्मियों को अपने पद के अनुसार उसे 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है और लेवल भी निर्धारित है, जबकि बीपीएससी टीआर1, बीपीएससी पीआर2, बीपीएससी टीआर3 द्वारा चयनित अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और ना ही लेवल तय किया गया है। सिर्फ नियोजन के तहत वर्ग 1 से 5 के अध्यापकों को एवं विशिष्ट शिक्षकों को 25,000, वर्ग 6 से 8 के अध्यापक को 28,000, वर्ग 9 से 10 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 31,000, वर्ग 11 से 12 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 32,000 रुपया मूल वेतन दिया जा रहा है, जो 7वें वेतन आयोग से बिल्कुल अलग है, जिसके कारण भविष्य में अध्यापक एवं विशिष्ट अध्यापकों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है, जबकि उक्त शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त है। अतः उक्त शिक्षकों के हित में पद के अनुसार शिक्षकों को ग्रेड पे तथा लेवल निर्धारित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग चैनल से जुड़े हुए तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, अभी आपने शिक्षा मंत्री का भाषण सुना, जो सदन में वो कह रहे थे वो सुना, और माननीय सदस्य उठा रहे थे कि जब वो लोग राजकर्मी हैं, राजकर्मी का दर्जा आपने दे दिया है, तो फिर आखिर आप 8वें वेतन का लाभ उनको क्यों नहीं दीजिएगा। तो शिक्षा मंत्री कहते हैं कि ये इसलिए लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि 7वें वेतन आयोग का जो गठन हुआ था उसके बाद इनके पद का सृजन किया गया है, इसलिए इनको 8वें वेतन का लाभ इनको नहीं मिलेगा, और जो पूर्व से नियोजन इकाई में काम कर रहे हैं अर्थात नियोजित शिक्षक, उनको मिलेगा। आप जरा साथियों सोचिए कि जो लाखों शिक्षक सरकार के कहने पर सक्षमता परीक्षा दिए, ठीक है, दे करके राजकर्मी बने, उसके बाद वो अपनी सारा सुविधा को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके, लोग इस उम्मीद में रहे कि राजकर्मी बनेंगे तो हमें यहाँ से अधिक लाभ मिलेगा और हमारा भविष्य जो है और सिक्योर हो जाएगा। लेकिन सरकार को अब देखिए, सरकार कैसे धीरे धीरे पलटी मार रही है कि जो लोग राजकर्मी बने हैं अब उनको सुविधा देने से सरकार मुकर रही है, सेवा निरंतरता देना ही नहीं चाहती है। सरकार का कहना है कि हम इनको इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये इनका सेवा जो है वो बिल्कुल नया नया है। बीपीएससी टीआर1 और टीआर2 को देने का तो ये तो नाम ही नहीं लेते हैं, सीधे कहते हैं कि ये तो बात का है, जब 7वें का नहीं दिया तो 8वें का कैसे मिलेगा। 8वें का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिसको 7वें वेतन का लाभ मिला था, यानी कि वो सिर्फ नियोजित शिक्षक को देना चाहते हैं, और टीआर1, टीआर2, टीआर3 वाला का तो बात ही छोड़ दीजिए, और विशिष्ट शिक्षकों को ये देना चाहते ही नहीं है। आप दोस्तों ये सोचिए, ये एक विचारणीय प्रश्न है क्या कि जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, ठीक है, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो वो आज तो नहीं बने, वो तो 20 वर्षों से सेवा दे रहे हैं अपने विद्यालय में। तो जब अपने विद्यालय में सेवा दे रहे हैं और उसके बाद फिर ये विशिष्ट शिक्षक बने सक्षमता दे करके, आपके कहने पर राजकर्मी, आप कहते हैं कि यहाँ आप राजकर्मी हो गए, राजकर्मी का दर्जा मिल गया,
तो फिर आखिर आप लाभ से इनको वंचित क्यों कर रहे हैं? तो अगर 8वें वेतन का लाभ इनको नहीं मिलता है तो ये तो बेचारे ठगे के ठगे रह गए। और जो नियोजित शिक्षक अपने पूर्व के पद पर, नियोजित शिक्षक अपने पद पर बने हैं, उनको तो हर हाल में, सरकार भी कहती है, और हर हाल में 8वें वेतन का लाभ मिलेगा। 8वें वेतन का लाभ का यही सरकार ये रूल रख रही है कि जिसको 7वें वेतन का लाभ मिला है और वो सेवा में कंटिन्यू है, बस हम 8वें वेतन का लाभ उसी को देंगे, बाकी को हम नहीं देंगे। तब आप जब ज़रा सोचिए कि इनका जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी टीआर 1 या टीआर 2 में है, उनका मूल वेतन आपने 25,000 रुपया कर रखा है, जबकि इनका 31,000 कुछ 31.5 रखिए, मान के चलिए मोटा मोटी इनका मूल वेतन था, आप उनको टोटल 35,000 रुपया दे रहे हैं। तो सोच लीजिए कि ये जो तमाम जो शिक्षक थे, जो विशिष्ट शिक्षक बने, उनको कितना बड़ा लॉस हो गया और कितना बड़ा धोखा इनके साथ हो गया। आप सोचिए कि जब यही धोखा देना था तो आप साफ साफ कहते, पहले ही से कहते। और अब जब सब शिक्षक उधर चले गए, कुछ फॉर्म भर दिए, कुछ सक्षमता 3 भी दे दिए, तब आप कह रहे हैं कि हम इनको देंगे नहीं, इसके लिए फिर हम विचार करेंगे। आप बताइए कि विचार कब करिएगा? आपके पास समय भी ज़्यादा नहीं है, आप चुनाव में जाइएगा, चुनाव से पूर्व ही आप जब नहीं कहिएगा तो जब सत्ता में फिर जीत के आइएगा तब आप कहिएगा। कारण कि आप नवंबर में आपका सरकार का गठन होगा, सिर्फ दिसंबर बचता है, 1 जनवरी से 8वां वेतन का लाभ लोगों को मिलना है। तो ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। अब ये शिक्षक क्या करेंगे? या फिर आंदोलन करेंगे या फिर कोर्ट का सहारा कर लेंगे। तो यही तो नियोजित शिक्षकों के साथ हो रहा है। जो भी नियोजित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं, अब यही नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने, तो यही लड़ाई जो 20 वर्ष से जारी था, और वही लड़ाई फिर हो गया। और सरकार यही चाहती थी कि ऐसा कर लेते हैं ताकि सरकार को के ऊपर जो है वो वित्तीय बोझ कम से कम पड़े। और सरकार अपने इस मंसूबे में कामयाब हो गई और अब तो बहुत कम नियोजित शिक्षक बचे हैं। सरकार को इनको 8वें वेतन का लाभ देने में अब कोई परहेज नहीं है, देना तो है ही है। अगर ये सभी रह गए होते, सभी रह जाते नियोजित शिक्षक ही, तब तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन आधे से भी कम या उससे भी कम अब रह गए नियोजित शिक्षक, बाकी सब बन गए विशिष्ट शिक्षक। इसी में से नियोजित शिक्षक में से बहुत सब बन गए प्रधान शिक्षक। मान के चलिए कि 35,000 प्रधान शिक्षक बन गए, शेष हो गए विशिष्ट शिक्षक, कुछ बच गए नियोजित शिक्षक, जो सरकार के लाख दबाव के बाद भी संघ संगठन के साथ बने रहे और हम लोगों के बातों के साथ, हम लोगों के विचारों के साथ कदम से कदम मिला करके चलते रहे। और उनको लगा कि जो अभी अब बच गए, उनको लगा कि जो लोग कह रहे हैं, जो उनका बड़ा भाई कह रहा है या फिर जो उनके समकक्ष के लोग कह रहे हैं, तो बात में कुछ दम है, हम किसी भी कीमत पर हम सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे। तो जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं उनको हर तरह का लाभ, जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनको हर तरह का लाभ एकदम मिलते रहेगा। उसमें कोई किंतु कोई परंतु नहीं है। उनको ना कहीं आंदोलन करने की ज़रूरत है, इनको नहीं कोर्ट जाना है, ना कचहरी जाना है, ना किसी धरना प्रदर्शन में जाना है। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उसको कहीं नहीं जाना है, उनको हर लाभ जो है वो घर बैठे मिलेगा। क्योंकि नियोजित शिक्षकों ने जो संघर्ष की कहानी 20 वर्षों में लिखा है, अब वो कहानी को एक नया रंग देने का समय आ गया। 20 वर्षों से जिस पेड़ को इसने सींचा है, तैयार किया, उसमें अब फल लगने का टाइम आ गया। और ठीक इसके पहले सरकार ऐसा कर दी कि जिससे कि बहुत बड़े पैमाने पर हमारे जितने भी शिक्षक थे, शिक्षक भाई बहन थे, जो विशिष्ट शिक्षक बने, उनको कितना बड़ा लॉस होगा इसका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसमें शिक्षकों की गलती क्या हो गई? शिक्षक तो कोई भी आदमी चाहता है कि उसका भविष्य जो है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, धोखा हो गया उनके साथ। और धोखा थोड़ा बहुत नहीं, धोखा बहुत बड़ा धोखा हो गया। जब इनको 8वें वेतन का लाभ मिला था, तो 7वें वेतन का लाभ मिला था, माफ़ करिएगा, 7वें वेतन का लाभ मिला था तो इनको मिलना चाहिए था। लेकिन अब सरकार कहती है कि इनकी सेवा नई है। जब इनकी सेवा नई है तो इनको तो देंगे नहीं। और अब कहती है कि माननीय सदस्य का, आपने बात भी सुना भी होगा, माननीय सदस्य कहते हैं कि जब आप इनको राजकर्मी मानते हैं, 20 वर्षों से इन्होंने सेवा दिया है, तो फिर आप इनको क्यों नहीं दीजिएगा?
बीपीएससी से भी आए लोग, ये भी राजकर्मी हैं। तो यहाँ पर तो कुछ बात मान भी सकते हैं कि जो TR1 में आए तो उनको आप नहीं भी दे सकते हैं। तो TR1 में आए उनको नहीं दीजिएगा, तो लेकिन विशिष्ट शिक्षक को तो दीजिए। तब शिक्षा मंत्री कहते हैं, आपने सुना होगा, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि इनके लिए अलग से वेतन का निर्धारण होगा। आप सोचिए तो फिर 2-2,5 हज़ार रुपया दे दीजिएगा, 2,000 रुपये दे दीजिएगा, बोलिएगा कि यही आपको दे दिया, अब उसके बाद में विचार करेंगे। तो फिर 8वां का नहीं दीजिएगा, तो फिर आगे फिर कहिएगा कि जब 8वां का नहीं मिला तो फिर 9वां का कैसे देंगे। तो ये तो हो गई ना बात कि जिस भरोसे पर आपने उन्हें बुलाया उस भरोसे पर आप तो खरा उतरे नहीं, और इतने शिक्षकों को कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इन शिक्षकों को कोर्ट जाना होगा इसके लिए। तो यही लड़ाई तो ये बेचारे 20 वर्षों से तो लड़े हैं, कोई 15 वर्ष से लड़े हैं, 14 वाले मान के चलिए कि 10 वर्ष से ये लड़े, 2003-5 वाले 20 वर्ष से ये लड़े, 2, 3, 4, 5 वाले ये सब 20 वर्षों से ऊपर ये लड़े हैं। तब आप सोच लीजिए कि ये लड़ाई कितनी लड़ी जाएगी, कितने बार शिक्षक कोर्ट में जाएंगे। ये इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और ऐसा इनके साथ कदापि नहीं होना चाहिए था। नहीं तो सरकार पर से भरोसा लोगों का उठ जाएगा। और इनमें इन निर्दोष शिक्षकों का क्या दोष है कि आप कहते हैं कि इसके लिए अलग से हम वेतन निर्धारण करेंगे। एक तो पहले आप वेतन निर्धारण करके बैठे हैं कि इनको 35,000 रुपया दे रहे हैं, इनका मूल वेतन 25,000 रुपया कर रहे हैं। ऐसा कहीं हुआ है कि लोग परीक्षा दें राजकर्मी के दर्जा हासिल करने के लिए और उनका वेतन पूर्व के वेतन से ही कम हो गया? ऐसा कहीं नहीं हुआ है। और अब तो बेचारे जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो तो सीधे अब यही कह रहे हैं, आगे का तो अभी मांग ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है वही हमको दे दीजिए, उसी में ये खुश हैं। आप सोच लीजिए, अब ये सोच लीजिए कि कह रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है वही हमको दे दीजिए, वही सम्मान हमको लौटा दीजिए, इसके आगे हमको कुछ नहीं है। तो मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि आप अगर परीक्षा का फॉर्म भरे हैं 4-5 का, तो आप विचार कर लीजिएगा थोड़ा गौर से। नहीं तो जैसे ये हमारे लाखों शिक्षक भाई बहन जा कर के वहाँ फंस गए, ठहरे हुए हैं, यही बात फिर आपके साथ भी होगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो इसलिए थोड़ा विचार कर लीजिएगा, जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं वो थोड़ा विचार कर लीजिएगा, नहीं तो आपको भी पछतावा होगा। बाद में ये नहीं कहिएगा कि किसी ने मुझे आगाह नहीं किया। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको आगाह करता हूँ कि आप नियोजित ही रहिए, इसी में हर तरह का सुविधा, हर तरह का लाभ आपको मिलने वाला है। विशिष्ट बनिएगा तो सरकार ऐसे ही तड़पाएगी जैसे हमारे लाखों भाई बहनों को ये तड़पाए रही है। इसलिए इसी के साथ हम तमाम शिक्षक भाई बहनों से इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ कि आपने अगर 4-5 के लिए आवेदन किया है तो परीक्षा देने के लिए थोड़ा सोच लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको भी पछताना पड़ेगा इन्हीं लोगों की तरह। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। तमाम विशिष्ट एवं नियोजित शिक्षक एवं बीपीएससी वाले शिक्षक जो भी भाई बहन हैं मेरे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बार पुनः सुन लीजिए कि शिक्षा मंत्री या माननीय सदस्य के बीच में क्या बात होती है और ये क्या कह रहे हैं। इसके बाद जो निर्णय आपका होगा आप करिएगा, हमारे तरफ से कुछ नहीं है, मेरा कहना काम है, फैसला आपके हाथ। अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और ना ही लेवल तय किया गया है। यह पद 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सृजित किए गए हैं, इसलिए यह पद 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पदों में सम्मिलित नहीं है। 8वां वेतन आयोग में यह शिक्षा विभाग द्वारा इन विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों के वेतन मान को उचित स्तर पर निर्धारित करने हेतु वित्त विभाग को अनुशंसित किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा पास जो कर जाएंगे शिक्षक वो राज्यकर्मी होंगे। तो जब राज्यकर्मी होंगे तब फिर क्या औचित्य है कि आप उसको 7वें वेतन के लाभ से अलग रखेंगे? वित्त विभाग की सोच थी कि इनका 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे और इनके लिए अलग से उन्होंने एक पे मैट्रिक्स बनाई।
जब वो सरकारी कर्मी आपने घोषित किया है, तब सरकारी कर्मी के बराबर उसके समकक्ष 7वां वेतन क्यों नहीं देना चाहती है, ये हम जानना चाहते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, राज्य के सरकारी विभागों में राज्य कर्मियों को अपने पद के अनुसार उसे 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है और लेवल भी निर्धारित है, जबकि बीपीएससी PR1, बीपीएससी PR2, बीपीएससी TR3 द्वारा चयनित अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और ना ही लेवल तय किया गया है। सिर्फ नियोजन के तहत वर्ग 1 से 5 के अध्यापकों को एवं विशिष्ट शिक्षकों को 25,000, वर्ग 6 से 8 के अध्यापक को 28,000, वर्ग 9 से 10 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 31,000, वर्ग 11 से 12 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 32,000 रुपया मूल वेतन दिया जा रहा है, जो 7वें वेतन आयोग से बिल्कुल अलग है, जिसके कारण भविष्य में अध्यापक एवं विशिष्ट अध्यापकों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है, जबकि उक्त शिक्षकों को भी राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त है। अतः उक्त शिक्षकों के हित में पद के अनुसार शिक्षकों को ग्रेड पे तथा लेवल निर्धारित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को समान कार्य के बदले समान वेतन देने से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP-C संख्या 20/2018 बिहार सरकार एवं अन्य बनाम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति एवं अन्य के साथ दिनांक 10/5/2019 को पारित आदेश, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के बदले समान वेतन देने हेतु पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया है। राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बेहतर वेतन एवं सेवा शर्त हेतुकृत संकल्पित रही है। राज्य सरकार ने सहानुभूति पूर्वक इन शिक्षकों को 1/9/2020 से EPF योजना, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा लगभग 5% अंशदान दिया गया है, से आच्छादित करते हुए दिनांक 1/4/2021 से 15% का वेतन वृद्धि किया गया। पुनः राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों को बेहतर सेवा शर्त एवं वेतन प्राप्त हो के परिप्रेक्ष्य में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। नए शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। सरकार द्वारा इन दोनों नियमावली से नया पद सृजित किया गया। यह पद अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और ना ही लेवल तय किया गया है। यह पद 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सृजित किए गए हैं, इसलिए यह पद 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पदों में सम्मिलित नहीं है। 8वां वेतन आयोग में यह शिक्षा विभाग द्वारा इन विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों के वेतन मान को उचित स्तर पर निर्धारित करने हेतु वित्त विभाग को अनुशंसित किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा पास जो कर जाएंगे शिक्षक, वो राज्यकर्मी होंगे। तो जब राज्यकर्मी होंगे तब फिर क्या औचित्य है कि आप उसको 7वें वेतन के लाभ से अलग रखेंगे? वित्त विभाग की सोच थी कि इनका 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे और इनके लिए अलग से उन्होंने एक पे मैट्रिक्स बनाई। जब वो सरकारी कर्मी आपने घोषित किया है, तब सरकारी कर्मी के बराबर उसके समकक्ष 7वां वेतन क्यों नहीं देना चाहती है, ये हम जानना चाहते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, राज्य के सरकारी विभागों में राज्य कर्मियों को अपने पद के अनुसार उसे 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है और लेवल भी निर्धारित है, जबकि बीपीएससी PR1, बीपीएससी PR2, बीपीएससी
टीआर 3 द्वारा चयनित अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और ना ही लेवल तय किया गया है। सिर्फ नियोजन के तहत वर्ग 1 से 5 के अध्यापकों को एवं विशिष्ट शिक्षकों को 25,000, वर्ग 6 से 8 के अध्यापक को 28,000, वर्ग 9 से 10 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 31,000, वर्ग 11 से 12 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 32,000 रुपया मूल वेतन दिया जा रहा है, जो 7वें वेतन आयोग से बिल्कुल अलग है, जिसके कारण भविष्य में अध्यापक एवं विशिष्ट अध्यापकों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है, जबकि उक्त शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त है। अतः उक्त शिक्षकों के हित में पद के अनुसार शिक्षकों को ग्रेड पे तथा लेवल निर्धारित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को समान कार्य के बदले समान वेतन देने से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP C संख्या 20/2018 बिहार सरकार एवं अन्य बनाम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति एवं अन्य के साथ दिनांक 10/5/2019 को पारित आदेश, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के बदले समान वेतन देने हेतु पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया है। राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बेहतर वेतन एवं सेवा शर्त हेतुकृत संकल्पित रही है। राज्य सरकार ने सहानुभूति पूर्वक इन शिक्षकों को 1/9/2020 से EPF योजना, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा लगभग 5% अंशदान दिया गया है, से आच्छादित करते हुए दिनांक 1/4/2021 से 15% का वेतन वृद्धि किया गया। पुनः राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों को बेहतर सेवा शर्त एवं वेतन प्राप्त हो के परिप्रेक्ष्य में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। नए शिक्षकों के नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। सरकार द्वारा इन दोनों नियमावली से नया पद सृजित किया गया। यह पद